हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो होने वाले हैं वो होने वाले फ्रॉम 1 नवंबर टू 15 नवंबर। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जल्दी आपको नवंबर का सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप इसमें हाफ मंथ का नवंबर का करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ की फॉर्म में और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे। सो ऑल इन ऑल ये सेशन जो होने वाला है ये नवंबर फ्रॉम 1 टू 15 नवंबर का होने वाला है, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO और जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है और जिन भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर पूछा जाता है उन सारी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, आप लोगों को हर बारी में एक ही चीज बोलती हूँ, सेशन जो होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आप देखते हो तो आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर अप हो जाएगी। कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज स्किप करते हैं तो हमें नहीं पता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। ओके, सो सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मैंने इसके प्रीवियस मंथ के जो करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके सेशंस भी अवेलेबल है एंड ई बुक्स भी कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो सेशंस के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड की जाती है एंड आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको ई बुक चाहिए तो आपको ई बुक के लिए कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर अगर सर्च करते हो कोचिफाई तो आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा एंड देन आप स्टडी मटेरियल के टैब में जाते हो, ई बुक के सेक्शन में आपको सारी ई बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। जो भी सेशन में आपको देती हूँ उनकी सबकी ई बुक्स अवेलेबल होती है, तो वहां से आप ई बुक से आपकी रिवीजन कर सकते हो बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, सो आप कोई भी अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन देते हो तो आपको बिफोर 4 या 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। सो सारे मंथ का करंट अफेयर अवेलेबल है, आप रिवीजन कर सकते हो। आपका एग्जामिनेशन जल्दी IBPS का, इसलिए मैंने बहुत ही जल्द ही आपको 1 टू 15 नवंबर का करंट अफेयर प्रोवाइड किया। अगर आप चाहते हो 3rd वीक का भी आपको प्रोवाइड किया जाए तो मैं आपको 3rd वीक का भी करंट अफेयर बिफोर एग्जामिनेशन प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप लोगों को और भी कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि आप कौन से सेशन की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, सो अकॉर्डिंगली मैं आपको सेशन प्रोवाइड करवा दूंगी। एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपको बैंकिंग स्टैटिक पढ़ना या फिर बैंकिंग करंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कुछ बैंकिंग करंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आप करंट अफेयर के सेशंस में तो आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, लेकिन मैंने प्रीवियस 6 मंथ का जो है बैंकिंग का करंट अफेयर जो है वो भी प्रोवाइड किया, उसके भी सेशंस मैंने बनाए, तो वो सेशंस आप देख सकते हो। और आप और भी डिटेल में सेशन चाहते हो तो मुझे आप बताइए। एंड बैंकिंग स्टैटिक के लिए तो मैंने 2 सेशंस बनाए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहूँगी ये सेशन आप आपकी एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपकमिंग आपको और भी सेशंस मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, 13th BWF Para Badminton World Championship held in which city from November 1st to 6th 2022। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 13वां एडिशन का जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ वो कौन से सिटी में हुआ फ्रॉम नवंबर 1 टू नवंबर 6th। तो वो हुआ टोक्यो में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोक्यो जापान में जो है 13th BWF पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो है जो कि हुआ है। अब इसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने टोटल 15.5 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो किसी के साथ शेयर होता है तो वो 0.5 दिया जाता है। ओके, सो इंडिया ने 2 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं एंड 11.5 ब्रॉन्ज जीते हैं। ओके, सो टोटल 15.5 जो है वो इंडिया ने यहाँ पर मेडल्स जीते हुए हैं। सो देखा जाए तो इंडिया ने टोटल जो है वो काफ़ी सारे मेडल्स जीते, बट जो रैंकिंग आती है वो जो ज़्यादा गोल्ड जीतता है उसके बेसिस पे आती है। सो सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली कंट्री है इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया टॉप पर है जिसने 6 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज एंड टोटल 11 गोल्ड मेडल्स जो है वो इंडोनेशिया ने जीते हैं। सेकंड आता है जापान जो कि होस्ट कंट्री था, सेकंड पे जापान है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि होस्ट कंट्री जो थी उसने कितने मेडल्स जीते या फिर उसने कितने गोल्ड जीते, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब जो 2 एथलीट्स थे जिसने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया से वो थे प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास। इन दोनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है इन सिंगल कैटेगरी एट दी BWF पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ओके, ये आपको
आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो आउट ऑफ 22 गोल्ड मेडल 6 गोल्ड मेडल इंडोनेशिया ने जीत के इंडोनेशिया टॉप पे है एंड इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एंड इंडिया टॉप 5th रैंक करती है। टोटल मेडल्स की बात की जाए तो 15.5 मेडल्स जो है वो इंडिया ने जीते हैं। सो ये था ऑल अबाउट पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, जो कि टोक्यो जापान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज टू हेल्प 1000 एंटरप्रेन्योर्स विद फाइनेंसिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो SBI है उसने कोलैबोरेशन किया है BAN के साथ, बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज के साथ, जिसके तहत जो 1000 एंटरप्रेन्योर्स है उन लोगों को जो है वित्त पोषण में मदद की जाएगी। ओके, सो ये कौन सा स्टेट कर रहा है? ये कर रहा है नागालैंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नागालैंड में जो है SBI ने कोलैब किया है बैन के साथ, जिसके तहत 1000 एंटरप्रेन्योर्स को जो है फाइनेंसिंग की जाएगी, मदद की जाएगी। जो उद्योगमयी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन लोगों को जो वित्त पोषण होता है उसके लिए मदद करने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वॉज रैंक्ड फर्स्ट as India's best employer according to Forbes World's Best Employer Ranking 2022। सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि फर्स्ट रैंक करती है इन इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग, ठीक है। सो बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग में जो कंपनी रैंक करती है वो है रिलायंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो नेशन का लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है बाय इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू, ओके। और इसे इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी भी बोला गया है, ओके, जहाँ पे 2,30,000 एम्प्लॉयज़ जो है ओवरऑल वर्क करते हैं, ओके। अगर अभी ये बात की जा रही है इंडिया की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप पे है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे टॉप पे आता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, देन आएगा माइक्रोसॉफ्ट, देन IBM, देन अल्फ़ाबेट एंड एप्पल। सो ये सारी कंपनी, मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ तो ग्लोबली में सैमसंग आता है, बट अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में रिलायंस टॉप पर है, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सो जो टॉप 100 की इन्होंने लिस्ट निकाली थी उसमें इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है, ओके। टॉप 100 में जो इंडिया की कंपनी रैंक कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस है, उसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं है, बाकी सारी नॉन इंडियन कंपनी है, ओके। सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022। सो 2022 का जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस। प्रसून जोशी, अजित डोवाल, बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी, इन चारों को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। सो उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है वो एक काफ़ी बड़ा ऑनर होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उस स्टेट का, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन जिन लोगों का होता है इन ह्यूमन एंडेवर, उन लोगों को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा जाता है। तो टोटल 5 लोगों को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित कुमार डोवाल, ठीक है। देन प्रसून जोशी को दिया गया है, ठीक है, जो कि चेयरपर्सन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, ओके। ये पोएट है, राइटर है, लिरिसिस्ट है, स्क्रीन राइटर है, ओके। सो ये सेकेंड पर्सन है। देन थर्ड है लेड जनरल बिपिन रावत, जिन्हें पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया। देन है लेट गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा, इन्हें भी पोस्टमस ये अवार्ड दिया गया। लेट वीरेन डंगवाल, इन्हें भी पोस्टमस ये अवार्ड दिया गया। तो आउट ऑफ 5 रेसिपिएंट्स 3 वुड बी गेटिंग पोस्टमसली अवार्ड। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उत्तराखंड स्टेट का। सो ये टोटल 5 लोगों को दिया गया है, 5 का नाम आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। सो ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के 2 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, एक होता है उत्तराखंड रत्न और एक है हमारा उत्तराखंड गौरव सम्मान, ओके। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, बाय विच ईयर यूपी गवर्नमेंट एम्स टू मेक वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिम सेंटर मथुरा वृंदावन अ नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर तक यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा एम किया है कि वो इंडिया का जो लार्जेस्ट पिलग्रिम सेंटर है मथुरा वृंदावन को नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगा। तो वो है अप टू ईयर 2041, मतलब 2041 तक जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है मथुरा वृंदावन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने एम किया है। सो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने जो टूरिस्ट व्हीकल है वो बैन कर दिए गए हैं इन वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि में, ओके, वृंदावन में एंड कृष्ण जन्मभूमि में। सो वहाँ पर कोई भी जो टूरिस्ट व्हीकल्स है वो नहीं आ सकते हैं। ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो है वही अलाउ की गई है। ओके, सो टूरिस्ट व्हीकल बैन किया है इन ब्रज रीजन, और अगर व्हीकल्स जो आती है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अलाउड है एंड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि बाय फुट जा सकते हैं इस एरिया में। ओके, सो ये जो है ये 2041 तक ऐसा टारगेट किया गया है एंड इसके लिए उन्होंने यही बोला है कि वो जो आगे उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो ऐसा ही उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को वो लोग अलाउ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया जाएगा, टूरिस्ट व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ न्यू AI/ML बेस्ड चैटबॉट फॉर बेटर रेसिडेंट एक्सपीरियंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैटबॉट? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आधार मित्र। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि UIDAI ने रिसेंटली जो है लॉन्च किया है नया AI/ML बेस्ड चैटबॉट बेटर एक्सपीरियंस के लिए। सो उस चैटबॉट का नाम क्या है? सो आधार मित्रा उस चैटबॉट का नाम है। यहाँ पे UIDAI का फुल फॉर्म ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो ध्यान में रखना होगा। आधार मित्रा एक नया चैटबॉट है दैट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द आधार PVC कार्ड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनरोलमेंट सेंटर लोकेशन एंड वेरीफाई आधार एनरोलमेंट अपडेट स्टेटस। मतलब आधार रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका ट्रैकिंग जो है ये चैटबॉट के थ्रू हो जाएगा, जिसका नाम है आधार मित्रा। सो इसमें आपको कंप्लेंट फाइल करना है, कोई भी प्रोसेस को ट्रैक करना है तो वो बहुत इजीली हो जाएगी। ओके, सो आपका इसका नाम जो है वो ध्यान में रखना होगा, साथ ही साथ UIDAI का फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ रिलायंस स्ट्रैटेजिस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। सो न्यू अपॉइंटमेंट आई है। अपॉइंटमेंट ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं RIL के एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं RSIL के, रिलायंस स्ट्रैटेजिस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के। तो वो कौन अपॉइंट हुए ये हमें बताना है, दैट इज KV कामत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। KV कामत जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं एंड रिलायंस स्ट्रैटेजिस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। सो ये दो जो कंपनीज है इन दोनों के वो अलग अलग उनकी जो है अपॉइंटमेंट हुई है, एक एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड सेकंड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा चल रहा है कि RSIL का नाम जो है वो रीनेम कर दिया जाएगा एंड रख दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओके, ऐसा चल रहा है, अभी नाम चेंज नहीं हुआ है बट विल बी रीनेम्ड एज अ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ओके, अब KV कामत की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये चीफ रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ ब्रिक्स के। उसके बाद इन्फोसिस के भी ये चेयरमैन रह चुके हैं, ICICI बैंक का ये चेयरमैन एंड MD CEO रह चुके हैं। ओके, सो ये सारी ऑलरेडी इन्होंने इन सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने ऑलरेडी वर्क किया है इन सारी कंपनीज में। ओके, इसी के साथ साथ वो नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड NABFID के भी चेयरमैन रह चुके हैं लास्ट ईयर तक। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली उस पोस्ट पे राजकिरण राय जी जो है उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट KV कामत। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो फाउंड किया गया था 8 मई 1973 में एंड हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो उनके लिए किन्हें चुना गया है ये हमें बताना है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, मोहम्मद तैयब इकराम जो है वो बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन।
सो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तैयब इकराम ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। सो इन्होंने किसको सक्सीड किया है? नरेंद्र बत्रा से। नरेंद्र बत्रा जो थे वो इससे पहले थे, इन्होंने जो है उनको सक्सीड किया है एंड उनकी जगह पर ये बने हैं न्यू प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है तैयब इकराम, जो कि अभी मैंने आपको बताया। सीईओ जो है वो है थेरी वेल और फाउंड किया गया था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 7 जनवरी 1924 में पेरिस फ्रांस में से फाउंड किया गया था, बट हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ये आपको ध्यान में रखना होगा अच्छी तरीके से। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द सिटी ऑफ महाकाल विल सून बूस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विच विल बी सिंक विद द पोजीशन ऑफ द सन। सो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कौन से सिटी जो है महाकाल का, जो कि सून जो है वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक को जो है सिंक करेगा विद द पोजीशन ऑफ द सन। ठीक है, सो वो है उज्जैन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकाल की नगरी जो उज्जैन है, वहाँ पर वैदिक घड़ी जो है वो पहला ऐसा दावा कर रही है कि वो सूर्य की स्थिति के साथ अपना जो है वो पोजीशन सेट करेगी, वो सिंक करेगी। ठीक है, सो वो उज्जैन में आने वाला है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने इस वैदिक क्लॉक का जो है उसके लिए जो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी सेंटर है उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसकी आधारशिला रखी। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पर रखा, तो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी सेंटर जो है उज्जैन में, वहाँ पे इसकी आधारशिला रखी है। और इस क्लॉक के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाया गया दैट इज 1.62 करोड़ रुपीस, जिसके एम यही है कि मेक पीपल फैमिलियर विद द वैदिक टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, एंड ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये जीवाजी, ये कंस्ट्रक्ट किया गया था महाराजा सवाई राजा जयसिंह II द्वारा जयपुर में इन 1719 में, व्हेन ही वाज इन उज्जैन। जब वो उज्जैन आए थे तब उन्होंने, जो महाराजा सवाई राजा जयसिंह II थे, उन्होंने इसे जो है इस ऑब्जर्वेटरी को मध्य प्रदेश में जो है कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वैदिक क्लॉक जो कि उज्जैन में आने वाला है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेक्शन 2023। सो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है 2023 का, उसके लिए मुख्य अतिथि कौन होंगे? सो वो है प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गिनिया के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं एट 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेक्शन। ओके, सो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हर 2 साल में एक बार ही मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ पे मनाया जाने वाला है। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 8th of January to 10th of January नेक्स्ट ईयर इन इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ साथ 17th प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है ये भी ध्यान में रखना होगा। दैट इज डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ये जो है ये थीम है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। अब प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वो हर साल 9th जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब ये 9th जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से मुंबई रीजन आए थे एंड इसीलिए 9th जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। ओके, और ये किस लिए मनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना होगा। टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ओवरसीज कम्युनिटी है उसका इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है एंगेजमेंट बना रहे, इसलिए ये जो डे है ये मनाया जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट किया है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जनेटा मैक्सरेहानास जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऑस्ट्रेलिया के, वो गेस्ट ऑफ ऑनर होने वाले हैं एट द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 8th जनवरी को मनाया जाता है। सो 8th जनवरी को जो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उसके जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ऑस्ट्रेलिया के वहाँ के मेंबर है, उनका नाम है जानेटा मैक्सरेहानास। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस के लिए चीफ गेस्ट जो है वो कौन होने वाला है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। सो गिनिया की यहाँ पे कैपिटल भी पता होना इंपॉर्टेंट है, दैट इज जॉर्ज टाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप द इंडियन मेन टीम हैज वन इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री। सो एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप हुआ जिसमें इंडिया मेन टीम ने जो है जीता है। सो उन्होंने किनको हराकर जो है गोल्ड मेडल जीता है,
ठीक है, पहला तो वो है कुवैत, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन मेंस टीम हैज won 3 silver medals in the Asian team squash championship and 7 bronze medal, ठीक है। सो 3 सिल्वर जीते हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया ने, ओके। और इंडिया ने जो है पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, कौन सी कंट्री को हराकर जीता है? कुवैत को हराकर जीता है। सो ये जो चैंपियनशिप हुआ 21st एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चेंगशू में हुआ है। चेंगशू इंटरनेशनल स्क्वैश स्टेडियम साउथ कोरिया का स्टेडियम है। यहाँ पर फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 4 नवंबर ये चैंपियनशिप हुआ, ओके। सो इसका वेन्यू भी आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएई शेख सुल्तान अल कसमी हैज इनॉग्रेटेड डैश एडिशन ऑफ शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर। सो यूएई की ये जो शेख सुल्तान अल कसीमी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया कौन से नंबर का एडिशन जो है शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर का? सो वो था 41वां एडिशन। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41st एडिशन ऑफ शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर जो है, जो कि हेल्ड किया गया शारजाह में ही, ठीक है। सो इसको इनॉग्रेट किया गया यूएई शेख सुल्तान अल कसीमी द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड हैज बीन चूजन एज द कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के लिए कौन सा वर्ड जो है चुना गया है? दैट इज परमाक्रिसिस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इसका मतलब होता है। सो परमाक्रिसिस जो है ये वर्ड कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च 2 न्यू डेबिट कार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर्स? सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है 2 न्यू डेबिट कार्ड्स को जो है लॉन्च किया है। कौन से कस्टमर्स के लिए उन्होंने लॉन्च किया है ये हमें बताना है। दैट इज HNI कस्टमर। व्हाट इज HNI? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए उन्होंने 2 न्यू डेबिट कार्ड्स को जो है लॉन्च किया है। फर्स्ट वन जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऑप्यूलेंस एंड सेकेंड वर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड सफायर। सो ये 2 कार्ड्स को जो है उन्होंने लॉन्च किया है, ओके। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, इंडिया वाटर वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। भारत का जो जल सप्ताह है वो कौन से कब मनाया जाता है? दैट इज फ्रॉम 1 to 5 नवंबर। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो इस साल का थीम था दैट इज वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। सो ये इस साल का थीम था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू सपोर्ट पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इंडिया हैज प्लीज टू सपोर्ट हाउ मेनी अमाउंट टू UNRWA? व्हाट इज UNRWA? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। सो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। सो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के समर्थन के लिए भारत ने जो है कितना अमाउंट जो है UNRWA को सपोर्ट किया है देकर? सो $5 मिलियन इंडिया ने दिया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया ने $5 मिलियन सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को, जिसके तहत क्या किया जाएगा? स्कूल्स, हेल्थ सेंटर जो है, बेसिक सर्विसेज जो है पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के ऑर्गेनाइजेशन को ये अमाउंट देकर सपोर्ट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट फैल्कॉन हैवी? सो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट फैल्कॉन हैवी? सो वो है स्पेस एक्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलॉन मस्क का ये कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने लॉन्च किया है फैल्कॉन हैवी इस रॉकेट को, ठीक है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट वन है। और जो भी एडिशनल नोट्स आप लोगों को मिल रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप पढ़ सकते हो गाइस। कुछ मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, कहाँ पे कुछ चीज़ें अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ और आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने एक बार गो थ्रू करना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करना है, आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड आगे देन मूव ऑन करना है, ओके। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन डैश इन इंडिया। सो नेशनल एजुकेशन डे एनुअली कौन से दिन मनाया जाता है? दैट इज ऑन 11 नवंबर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। सो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे एंड इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल एजुकेशन डे जो है बनाया जाता है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2022 एशिया पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट ऑनरिंग 20 आउटस्टैंडिंग वुमेन इन बिजनेस अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन, who among the following was named from India?
देखिए क्या बोला जा रहा है कि फोर्ब्स 2022 का एशिया की जो पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट है वो आई है। सो उसमें टॉप 20 जो आउटस्टैंडिंग वुमेन्स है एशिया पैसिफिक रीजन की, सो उसका लिस्ट में इंडिया की इनमें से कौन सी विमेन है जिसका नाम जो है आया है। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सोमा मंडल, नमिता थापर एंड गजल अलग ये तीनों के तीनों इस लिस्ट में आती है, इस टॉप 20 लिस्ट में वो रैंक करती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फोर्ब्स का एशिया पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट आया है 2022 का, उसमें 20 आउटस्टैंडिंग वुमेन्स जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन का रैंकिंग है। सो इसमें हमारी जो इंडिया की 3 विमेन्स है, सोमा मंडल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है, नमिता थापर जो कि एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एंड गजल अलग जो कि को फाउंडर एंड चीफ इनोवेटिव ऑफिसर है होनासा कंज्यूमर की, जो कि मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है। सो ये तीनों की तीनों विमेन जो है टॉप 20 आउटस्टैंडिंग विमेन की लिस्ट में आती है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ इंडिया वाज डेवलप फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विक्रम एस। सो इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विक्रम एस को डेवलप किया है, विकसित किया है। सो वो है स्काईरूट एरोस्पेस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया का ये फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, जो कि डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने। ठीक है, इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो प्रारंभ मिशन जो है लॉन्च किया जा रहा है विद द 3 पेलोड्स। ओके, सो 3 पेलोड्स के साथ प्रारंभ मिशन जो है वो पहली बारी लॉन्च किया जा रहा है थ्रू विक्रम एस। Okay, so Skyroot was the first startup to sign a MOU with ISRO for launching its rocket. So Skyroot अपना ये जो है ये पहला स्टार्टअप है जिन्होंने अपना MOU साइन किया है इसरो के साथ, जिसके तहत वो अपने रॉकेट्स को क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट वाज लॉन्च एट द COP27 समिट इन डैश। सो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है MAC, इसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया COP27 समिट में। सो आंसर हमारा हो जाएगा कि COP27 समिट जो है वो कहाँ पर हुआ है, ये हमें बताना है। सो वो हुआ इजिप्ट में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजिप्ट में जो है COP27 समिट हुआ इस साल का, जिसके तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, टू स्केल अप एंड एक्सेलरेट द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है, उसका जो रिस्टोरेशन, उसको और बढ़ाया जाए मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, इसीलिए COP27 में जो है इस MAC को जो है लॉन्च किया गया। एंड COP27 जो हुआ है वो इजिप्ट में हुआ है। एंड इंडिया इज अमंग द फर्स्ट 5 कंट्रीज टू ज्वाइन MAC। सो MAC के लिए 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, तो इंडिया उसमें से है। और बाकी 4 कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन एंड श्रीलंका। सो 5 कंट्रीज ने जो है ज्वाइन किया है MAC के लिए। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि COP27 इजिप्ट में हुआ इस साल का। ओके, नेक्स्ट वन है, इन द 15th एडिशन ऑफ QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 विच इज अ बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द सदर्न एशिया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी। सो 15th एडिशन हुआ QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का। उसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इन सदर्न एशिया, दैट इज IIT बॉम्बे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो IIT बॉम्बे जो है वो साउथ एशिया में टॉप करता है। ठीक है, IIT बॉम्बे ने 40th पोजीशन लिया है एंड उसके बाद 46वीं पोजीशन IIT दिल्ली है। ओके, सो साउथ एशिया की बात की जा रही है, इसलिए IIT बॉम्बे जो है वो टॉप है। और उसका पोजीशन भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज 48th पोजीशन। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि IIT दिल्ली ने कौन सा रैंक किया, दैट इज 46। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए, ये जो है ये इंडियन यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है, जो टॉप 200 उन्होंने यूनिवर्सिटी रैंक किया है, उसमें से इंडियन यूनिवर्सिटी ने क्या क्या रैंक किया है। सो IIT बॉम्बे जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप किया है, दैट इज 40th रैंक पे है। IIT दिल्ली जो है वो 46th रैंक पे है। और बाकी सारी आप जो भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ दी हुई है वो सारी आप चेक कर सकते हो, कौन से रैंक पे कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी और कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टॉप 200 रैंकिंग में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा टॉप 10 एशियन कंट्रीज। ठीक है, जैसे इंडिया का रैंक हमने 40th बताया था IIT बॉम्बे का। सो फर्स्ट पे है चाइना की
ठीक है, सेकंड पे है सिंगापुर की, थर्ड पे है बीजिंग की। सो ये टॉप 3 कंट्रीज भी आप अगर ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि QS एशिया जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है चाइना पेकिंग यूनिवर्सिटी। चाइना पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ओके, सो ये टॉप 10 रैंकिंग भी आप ध्यान में रख सकते हो, इंडिया का रैंकिंग भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइज बेस्ड ऑन बैंक रेट। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार ऐसा इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस, जो कि किसके ऊपर आधारित रहने वाला है, बैंक रेट के ऊपर आधारित रहने वाला है। ठीक है, सो वो स्टेट है केरला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला राज्य जो है वो बैंक रेट के आधार के ऊपर जो है सोने की कीमत जो है वो पेश करने वाला है। ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और केरला ये फर्स्ट स्टेट है जिसने ये यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस को लॉन्च किया है बेस्ड ऑन दी बैंक रेट। ठीक है, सो ये जो डिसीजन है ये किसने लिया है, जो केरला में मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, कि वो यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस रखेगी ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट केरला स्टेट में। ओके, सो ये डिसीजन लिया गया मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट ये ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो कि RBI अदर बैंक को जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, तब जो वो रेट लगाती है दैट इज अ बैंक रेट। देखिए गाइस, बैंक रेट अगर आपको पता करना है, ये जो बैंकिंग रिलेटेड डेटा आपको समझना है, सो मैं आप लोगों को जो मेरे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो सारे आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको रिकमेंड करवा देती हूँ। इस स्लाइड में आपको जो भी मैंने स्टैटिक बैंकिंग बनाया है, ये स्टैटिक बैंकिंग का जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस है मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ। अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए मस्ट वॉच है, आप ये देखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी और अपकमिंग और सेशंस आपको बैंकिंग के मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन ये जो सेशंस मैंने आपको रिकमेंड किए, ये सारे सेशन ज़रूर देख के जाइएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन की है। अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो इसे ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, जिसमें आपका ऑलमोस्ट सारा बैंकिंग स्टैटिक जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से कवर अप होता है। ठीक है, सो ये सारा सेशंस देखिए एंड अपकमिंग सेशंस के लिए स्टे ट्यून। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following film will open the 53rd International Film Festival of India? So 53rd Film International Festival में कौन सी मूवी जो है एज अ ओपनिंग मूवी करके रहने वाली है, दैट इज अल्मा एंड ऑस्कर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मूवी है ये इस फेस्टिवल की ओपनिंग मूवी रहने वाली है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू IFFI 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो है, जो कंट्री फोकस कंट्री है दैट इज फ्रांस। ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांस इज द स्पॉटलाइट कंट्री और उसमें 8 फ्रेंच फिल्म्स जो है जो कि स्क्रीन की जाएगी एंड कंट्री फोकस पैकेज जो है वो फ्रांस को दिया गया है एंड 8 फ्रेंच फिल्म्स को दिया गया है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अल्मा एंड ऑस्कर जो है वो ओपनिंग मूवी होने वाली है, तो ये एक ऑस्ट्रियन मूवी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मूवी है, तो दैट इज ऑस्ट्रियन मूवी, ये ओपनिंग मूवी है एंड उसी के साथ परफेक्ट नंबर जो है ये क्लोजिंग मूवी रहने वाली है। ठीक है, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दोनों मूवी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है ये फ्रॉम 20th नवंबर टू 28th नवंबर होने वाला है। ओके, सो ये डेट आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब ये कहाँ पर हो रहा है, ये भी अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज इन गोवा। तो ये गोवा में होने वाला है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, ये हो गए ओपनिंग मूवी, क्लोजिंग मूवी, उसके डायरेक्टर्स भी मैंने वहाँ पे दिए हुए, तो आप डायरेक्टर्स भी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ टोटल ऑफ 15 फिल्म्स विल बी कम्पीट फॉर द गोल्डन पीकॉक coveted Golden Peacock at the 53rd edition of the International Film Festival in Goa. So 15 फिल्म्स जो है compete करने वाली है for the coveted Golden Peacock, इसके लिए 15 फिल्म्स जो है वो compete करने वाली है। Then उसके बाद again एक important point ये है कि
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को दिया जाने वाला है। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद as 280 films from 79 countries including 25 feature and 20 non-feature films from India in the Indian panorama section will be screened at the festival। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछा जा सकता है गाइज, ऐसा होता है नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको ये तो पता होता है कि वो कहाँ पे होने वाला है, क्या है फोकस कंट्री, कौन सी ओपनिंग मूवी है, कौन सी क्लोजिंग मूवी है और बाकी सारे पॉइंट्स। बट जब ऐसा भी अगर जब वो कोई फिगर वाला जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस पॉइंट पे ही आपको ज़्यादा जो है प्रेशराइज करके अच्छी तरीके से खुद को याद करके रखना होगा कि 280 फिल्म्स जो है 79 कंट्रीज से जो है वो स्क्रीन की जाने वाली है। उसमें से 25 फीचर फिल्म्स है, 20 नॉन फीचर फिल्म्स है जो कि इंडियन पैनोरामा सेक्शन में जो है स्क्रीन की जाने वाली है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। 3 फिल्म्स जो है दादा फाल्के अवॉर्डी है, तीसरी मंजिल, दो बदन, कटी पतंग विल बी स्क्रीन एज अ पार्ट ऑफ द आशा पारेख रेट्रोस्पेक्टिव टू प्रमोट फिल्म्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एल मुरुगन said 5 feature and 5 non-feature film will be mark golden jubilee of Manipuri cinema। So नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है एल मुरुगन, उनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रमोट करना है, उनकी फिल्म्स को प्रमोट करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि 5 फीचर और 5 नॉन फीचर फिल्म्स जो है वो स्क्रीन करने वाले हैं। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। To promote best health insurance solution to the bank's customer, Niva Bupa Health Insurance Company Limited has partnered with which bank? So यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए नीवा बुपा ने जो है इस कंपनी ने जो है किसके साथ पार्टनरशिप किया है, कौन से बैंक के साथ इसने पार्टनरशिप किया है। सो वो है IDFC फर्स्ट बैंक। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने पार्टनरशिप किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, जिसके तहत वो बेस्ट इंश्योरेंस सॉल्यूशन जो है बैंक्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल हैज लॉन्च अ प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्ले फ्लड फोरकास्ट एंड नेमली डैश। सो गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि जो फ्लड आता है उसके फोरकास्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा उस प्लेटफॉर्म पे। सो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है ये हमें पूछा जा रहा है, दैट इज फ्लड हब। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपनी ने लॉन्च किया एक फ्लड हब प्लेटफॉर्म को, जिसके तहत जो अपकमिंग फ्लड्स है उसके बारे में जो भी फोरकास्टिंग होती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो फ्लड हब उस प्लेटफॉर्म का नाम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गूगल की बात की जाए तो उसके फाउंडर है लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। देन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट। एस्टैब्लिश हुआ था 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में एंड सीईओ है सुंदर पिचाई। सो ये था अबाउट स्टैटिक गूगल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑथर ऑफ द बुक विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। सो ये जो बुक है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, इस बुक के ऑथर है शेन वॉटसन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। शेन वॉटसन कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कमिटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमिटी का इंप्लीमेंटेशन किया है। सो वो स्टेट का हमें नाम बताना है, दैट इज गुजरात। ऑप्शन ई। सो ये जो गुजरात है इसने ऐसा डिसाइड किया है कि वो कमिटी का जो है वो इंप्लीमेंटेशन करेगी फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये है गुजरात। ठीक है, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिगिंस नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022। सो निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के लिए शुरुआत किया है, दैट इज छत्तीसगढ़। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई हैज नाउ अनाउंस पायलट प्रोजेक्ट टू यूज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द होलसेल मार्केट फॉर द सेकेंडरी ट्रेड इन अ डैश। आंसर हो जाएगा इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आरबीआई ने जो है सेकेंडरी ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करने के लिए होलसेल मार्केट में जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको अनाउंस किया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिजिटल करेंसी जो है
सेंट्रल बैंक ने रिसेंटली रिलीज किया, आप सभी को पता होगा, तो वो दो टाइप की उन्हें करेंसी जो है वो रिलीज की है, रिटेल एंड होलसेल। तो होलसेल के ऊपर जो है उसका उपयोग जो किया जाएगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर सेकेंडरी ट्रेडिंग करना हो होलसेल मार्केट में तो डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने काम कर दिया, लेकिन रिटेल का उनका वर्क जो है शुरू है एंड जल्दी वो रिटेल के लिए भी कुछ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। ओके, सो ये जो डिजिटल करेंसी है, ये इस साल का जो बजट था उसमें 2022 के बजट में निर्मला सीतारमण ने ऐसा अनाउंस किया था कि वो जल्दी डिजिटल करेंसी को रिलीज करेगा। सो उसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल करेंसी को जो है अनाउंस कर दिया है सेंट्रल बैंक ने। ओके, डिजिटल करेंसी क्या होता है? इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टील कंपनी हैज रिसीव्ड रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन फॉर 3 ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज। सो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टील कंपनी है जिसने रिसीव किया है रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन अपनी 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मतलब कि उन्हीं की जो 3 सब्सिडरीज होती है उनके लिए, दैट इज टाटा स्टील। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो टाटा स्टील जो है वो रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन कंपनी हो गया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिश म्यूजियम वुड सून बी बिल्ट इन विच अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सो एक फिश म्यूजियम जो है, एक मछली संग्रहालय जो है वो जल्द ही कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की कौन सी स्टेट में जो है बिल्टअप किया जाएगा? दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो यहाँ पे जल्द ही एक फिश म्यूजियम जो है वो बिल्डअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। सो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी का शुभारंभ किसने किया? सो BSE टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इन्होंने लॉन्च किया है KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी को, जो कि मेंटेन करेगा KYC रिकॉर्ड इन्वेस्टर्स के इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी मतलब जो BSE है उसने लॉन्च किया है KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी को, जिसके तहत वो लोग KYC रिकॉर्ड जो होते हैं इन्वेस्टर्स के वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिको तांजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट दार एस सलाम तांजानिया फ्रॉम 27 to 29 ऑफ अक्टूबर। सो 27 से 29 अक्टूबर के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें 3 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, IMT ट्राइलेट। ठीक है, इंडिया, मोजाम्बिक, तांजानिया, ये 3 कंट्री के आपको नाम ध्यान में रखना होगा। तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ? ये दार ए सलाम में हुआ, तांजानिया में। ठीक है, सो इसका कौन सा एडिशन था ये हमें पूछा जा रहा है, दैट इज फर्स्ट एडिशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो वो 3 कंट्रीज के नाम में ध्यान में रखना है, कहाँ पर हुआ ये ध्यान में रखना है। ओके, एंड कौन सा एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मच अमाउंट फॉर UN ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। सो इंडिया ने कितना अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया है फॉर द UN ट्रस्ट फंड फॉर द काउंटर टेररिज्म, दैट इज $5 लाख। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ईयर सऊदी अरेबिया हैज वन द बिड टू होस्ट एशिया विंटर गेम्स। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 2019। सऊदी अरेबिया ने जो बिड था, ठीक है, वो जीत लिया है एंड उसके वजह से वो 2019 का एशिया विंटर गेम्स जो है वो जो है होस्ट करने वाला है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much worth of 75 infrastructure project has been dedicated to the nation by Defense Minister Rajnath Singh। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट जो है 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट किया गया बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, दैट इज 2180 करोड़ रुपीस जो है, इतना अमाउंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है नेशन के लिए डेडिकेट किया है फॉर द 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामलुआ केव हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो मामलुआ केव जो है ये इंडिया का पहला इंडियन जियो हेरिटेज साइट बना है। ठीक है, जो कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया। सो ये कौन से इंडियन स्टेट में सिचुएटेड है ये हमें बताना है, दैट इज इन मेघालय। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय में ये सिचुएटेड है इन द ईस्ट कासी हिल्स। ठीक है, सो मेघालय में मामलुफ केव जो है उसे फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट जो है दिया गया है बाय द यूनेस्को। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा वाज
सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो बर्थ एनिवर्सरी जो है होमी जहांगीर बाबा की, ठीक है, जो कि इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, वो कौन से दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाती है? दैट इज ऑन 30th of October. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस साल जो था वो 130th बर्थ एनिवर्सरी था इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर बाबा का, ठीक है, जो कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर भी कहलाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा विल बी मेड स्लम फ्री बाय विच ईयर एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द सीएम नवीन पटनायक? सो नवीन पटनायक ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि उड़ीसा को स्लम फ्री बनाएंगे बाय द ईयर, ये हमें बताना है, दैट इज 2023। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाय दिसंबर 2023 ऐसा उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने कहा है कि स्लम फ्री रहेगा उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म? सो इनमें से ऐसे कौन है जो कि स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं? वो है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जो है वो फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं स्विट्जरलैंड टूरिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड इंडियाज एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हमें, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 का हासिल किया है इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी? दैट इज हरियाणा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो एरिया में इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, एंड इसीलिए इन्हें इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 का अवार्ड दिया गया हरियाणा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे हैज सेट अ टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स नेटवर्क बाय व्हिच ईयर? सो भारतीय रेलवे ने जो है किस वर्ष तक अपना नेटवर्क जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड करने का ऐसा निर्णय लिया है? दैट इज ऑप्शन सी दिसंबर 2023 तक उसने ऐसा टारगेट सेट किया है कि वो 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज लॉन्च फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कॉट तूफान एंड तूफानी? सो फिट इंडिया स्कूल जो वीक था उसमें जो तूफान और तूफानी ये किसने लॉन्च किया है? तो ये पीवी सिंधु ने लॉन्च किया। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4th एडिशन था फिट इंडिया स्कूल वीक का ऑन 15th of November। सो इस फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में इस मूवमेंट को लाया गया था। सो इसका मैस्कॉट जो है तूफान एंड तूफानी ये लॉन्च किया गया पीवी सिंधु द्वारा। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अंडर द सेकेंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज? तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज का जो दूसरा एडिशन हुआ जिसके तहत वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को लॉन्च किया गया, तो ये वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को किसने लॉन्च किया ये पूछा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन ए, एम ऑफ नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन ऑफ जो नीति आयोग है उसने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। सो नीति आयोग का ये मिशन जो है ये अटल इनोवेशन मिशन ये 2016 में लॉन्च किया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। सो इन्होंने ही जो है वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को अंडर सेकेंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज इसे लॉन्च किया है, ठीक है। सो यहाँ पे ANIC का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है कि एम ऑफ नीति आयोग ने जो है वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को जो है लॉन्च किया है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज कॉन्फर्ड द शेवलियर दी ऑर्डर नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट टू कर्नाटिक वोकलिस्ट अरुणा सेराम? सो अरुणा सेराम को जो है ये अवार्ड दिया गया, तो ये कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ने उन्हें ये अवार्ड दिया है? दैट इज फ्रांस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेवलियर दी ऑर्डर नेशनल डू मेरिट नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट का सम्मान जो दिया गया वो अरुणा सेराम को दिया गया और ये फ्रांस गवर्नमेंट का ये अवार्ड है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज सिलेक्टेड फॉर द केरला गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस इजुस्थाचन पुरस्कारम 2022? सो सेतु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेतु जो है उन्हें इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है, इजुस्थाचन पुरस्कारम 2022, ठीक है, ये सेतु को दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक मलयालम लिटरेचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंटेड फिक्की के उनका नाम है सूर्यकांत पांडा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिक्की का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1927 और न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए सूर्यकांत पांडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली? सो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है जो कि बनाया है बाय
ऑपरेटिंग अ लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, सो वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रह जाएगा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन पैसेंजर ट्रेन इज डिजाइन टू कमोमरेट दैट 175th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेन सिस्टम। सो फर्स्ट ट्रेन सिस्टम का 175th बर्थ एनिवर्सरी था एंड उस दिन इन्होंने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रेन पैसेंजर ट्रेन जो है वो ऑपरेट किया। सो ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सेस द रियल टाइम ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट एंड डिसीजन टेकन ऑन मेजर स्कीम्स व्हिच स्टेट हैज लॉन्च सीएम डैशबोर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। सो सीएम डैशबोर्ड जो लॉन्च किया है वो हरियाणा स्टेट ने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू रियल टाइम डेटा जो सारे डिपार्टमेंट्स का हो जाए तो डिसीजंस होता है वेरियस स्कीम्स के ऊपर जो लिया जाता है, ठीक है। सो उसके लिए सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ ASEAN एंड इंडियन रिलेशनशिप, फर्स्ट ASEAन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। सो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ASEAN का और इंडियन रिलेशनशिप को 30th एनिवर्सरी हुआ एंड इसी के ऊपर फर्स्ट ASEAN एंड इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है वो मनाया गया। सो उसको इनॉग्रेट किया गया कौन से कंट्री में, ये हमें बताना है। सो उसे इनॉग्रेट किया गया इंडोनेशिया। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये फर्स्ट एवर ASEAN एंड इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल है जो कि इंडोनेशिया में मनाया गया। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ASEAN का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है एंड फाउंड किया गया था 22 जून 1527 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following country has won the FIFA Under-17 Women World Cup 2022? So Women World Cup 2022 का जो FIFA Under-17 था वो किसने जीता है? वो स्पेन ने जीता है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन ने जो है FIFA Under-17 Women World Cup को जीता है। ओके, सो स्पेन ने जो है यहाँ पे कोलंबिया टीम को डिफीट करके ये टूर्नामेंट जो है, ये जो चैंपियनशिप है ये जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि नॉट नेसेसरी किसने जीता ये पूछा जाता है, बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने किनको हराकर ये जीता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कोलंबिया को हराकर जो है स्पेन की जो टीम है FIFA Under-17 Women वर्ल्ड कप टीम, उन्होंने वर्ल्ड कप ये हासिल किया है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील पवन बरुआ passed away at the age of 84 recently. He was renowned as. So नील पवन बरुआ जो है उनका हाल ही में निधन हुआ, तो वो क्या थे हमें बताना है। वो एक आर्टिस्ट थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो एक आर्टिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर लक्ष्मी भंडार स्कीम विच स्टेट हैज वन स्कॉच अवार्ड 2022 इन द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। सो लक्ष्मी भंडार योजना के तहत यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेट ने जो है स्कॉच अवार्ड 2022 जीता है, ठीक है, इन द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी, तो वो है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल ने जो है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कॉच अवार्ड जो है 2022 का जीता है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कर्ब साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम विद स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि साइबर इंटेलिजेंट यूनिट जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी जिसके तहत साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम को जो है वो रोक लगाया जाएगा। सो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट करी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये अनाउंस किया है साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को सेटअप करने के लिए, ठीक है, जिसके तहत फाइनेंशियल एंड साइबर क्राइम को जो है वो खत्म करने की, रोक लगाने की उन्होंने ऐसी कोशिश की है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड वीगन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल वीगन डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी और नवंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर को जो है वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। ओके, एंड इस साल का जो थीम था वो था फ्यूचर नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द राज्योत्सव अवार्ड दिस ईयर गिवन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। सो कर्नाटका सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार इस वर्ष किसने जीता है? तो वो है K7, ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने राज्योत्सव अवार्ड जो है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली पास्ड अवे एंड वाज पॉपुलरली नोन एज अ स्टील मैन ऑफ इंडिया। जमशेद जे ईरानी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता था, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा 1। सो योटा 1 जो है ये कौन से राज्य ने ये पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया? सो ये आया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश की स्टेट में जो है फर्स्ट इंडिया का हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 जो है
आया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमारी बुलेट न्यूज़ स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को, जो कि हमने ऊपर कुछ कवर अप नहीं की, वो कुछ अभी हम नीचे कवर अप करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन, स्पोर्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, ओबिचुरीज, जो कुछ इंपॉर्टेंट है और जो हमारी रह चुकी है वो सब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को। सबसे पहले है नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 13 रोड प्रोजेक्ट वर्थ ₹5315 करोड़ इन मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि गडकरी जी ने 13 रोड प्रोजेक्ट्स जो है मध्य प्रदेश में जो है इनॉग्रेट किए और उसका अमाउंट जो उन्होंने सैंक्शन किया दैट इज 5315 करोड़ रुपीज। ओके, फॉर्मर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। सो लॉ कमीशन के जो न्यू चेयरपर्सन बने हैं दैट इज ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड 6th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव। तो गंगा उत्सव का जो 6th एडिशन है वो इनॉग्रेट किया गया जी किशन रेड्डी द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च लाडली लक्ष्मी 2.0। सो ये स्कीम को जो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लाडली लक्ष्मी 2.0 को। यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड शिल्प संगमम 2022। ठीक है, तो शिल्प समागम जो है 2022 का ये यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार ने इनॉग्रेट किया। अरुणाचल प्रदेश होलंगी एयरपोर्ट रिनेम्ड एज अ डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश का जो होलंगी एयरपोर्ट है, ठीक है, उसका नाम बदल दिया गया है एंड उसे रिनेम किया जाएगा एज अ डोनी पोलो एयरपोर्ट। ओके, एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर 2020 एंड 21। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 का रिलीज किया है। ओके, जिसमें 7 स्टेट्स एंड यूटी जो है वो सेकेंड लेवल के लिए जा चुकी है। केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ये सेकेंड लेवल के लिए जा चुकी है। सेकेंड लेवल तभी जाता है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जिसका स्कोर 901 से 950 तक रहता है वो सेकेंड लेवल पे जाता है। ठीक है, तो टोटल जो होता है वो 1000 पॉइंट्स होते हैं। सो जिसका 901 टू 950 पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंड लेवल पे जाता है। ओके, तो इसके 10 ग्रेड्स टोटल बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, 10 ग्रेड्स बनाए गए हैं। सो सेकेंड लेवल पे जो गई है वो 7 स्टेट्स गई है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभी इंडियन नेवी जॉइंट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज मोजाम्बिक तांजानिया। सो इंडियन नेवी ने ट्राइलेटरल एक्सरसाइज मोजाम्बिक तांजानिया में इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया है। हमने इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय साइन एमओयू विद क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई बोरोवर्स। सो एमएसएमई के बोरोवर्स के लिए मेघालय ने एमओयू साइन किया है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ। गवर्नमेंट अप्रूव 42 प्रपोजल फॉर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स अंडर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। सो गवर्नमेंट ने 42 प्रपोजल्स जो है अप्रूव कर दिए फॉर द टेलीकॉम प्रोडक्ट अंडर विच स्कीम, अंडर पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। आईटी डिपार्टमेंट लॉन्च हरित आयकर इनिशिएटिव टू क्रिएट अ माइक्रो फॉरेस्ट। सो माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने हरित आयकर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रपोज भारतीय भाषा दिवस टू बी सेलिब्रेटेड ऑन December 11। सो यूजीसी ने ऐसा प्रपोज किया है कि भारतीय भाषा दिवस को वो December 11 को सेलिब्रेट करेगा। ओके, ऐसा सिर्फ प्रपोज किया है। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 कंक्लूडेड इन मेघालय। सो मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल जो है कंक्लूड किया गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को। सो नेक्स्ट वन है योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डेटा सेंटर एट ग्रेटर नोएडा। सो योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में। ओके, नेक्स्ट वन है बेंगलुरु नम्मा मेट्रो रेल लॉन्च क्यूआर टिकटिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप। सो बेंगलुरु की जो नम्मा मेट्रो रेल है उन्होंने क्यूआर टिकटिंग सर्विस जो है व्हाट्सएप सर्विस ये लॉन्च की है। मोदी जी डिक्लेयर मानगढ़ धाम नेशनल मोन्यूमेंट। सो मानगढ़ धाम को जो है नेशनल मोन्यूमेंट जो है डिक्लेयर किया गया मोदी जी द्वारा। इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क एस्टैब्लिश इन अरुणाचल प्रदेश। आपको ऑलरेडी मैंने इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो पहला एक्वा पार्क जो है वो सेटअप किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में। ओके, यूपी रानीपुर टाइगर रिजर्व बिकम 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्टर कर्नाटका 2022। सो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को जिसका नाम था इन्वेस्ट कर्नाटका 2022। इसको इनॉग्रेट किया मोदी जी द्वारा। गोवा ऑर्गेनाइज सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। सो गोवा ने ऑर्गेनाइज किया कांस को
को ये एक एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस है। ओके, सो CNSO का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड CM लॉन्च लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज इंस्टॉल इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन इन गुजरात। सो अदानी ने जो है इंस्टॉल किया है इंडिया का लार्जेस्ट टर्बाइन गुजरात में। देन है हैदराबाद मेघा लिमिटेड टू बिल्ड मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी। सो हैदराबाद की जो मेघा लिमिटेड है वो बिल्डअप करेगा मंगोलिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी को। धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड बाजी राउट नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन ढेंकनाल इन उड़ीसा। सो उड़ीसा के ढेंकनाल में जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया बाजी राउट नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट को। देन IMF agreed to provide 4.5 billion loan for Bangladesh to combat economic crisis। तो इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश के लिए IMF ने जो है 4.5 बिलियन लोन का जो है वो अप्रूवल दे दिया है, एग्री कर दिया है। ओके, सो ये थी हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। बढ़ते आगे और देखते कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ये बने हैं ब्राज़ील के न्यू प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है गिरिधर अरमाने अज्यूम चार्ज एज अ डिफेंस सेक्रेटरी। तो न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं गिरिधर अरमाने। देन है VR कृष्ण गुप्ता अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बने हैं चेयरमैन VP कृष्ण गुप्ता। देन बेंजामिन नेतान्याहू इलेक्टेड एज अ न्यू PM ऑफ इसराइल। ये फिर से एक और बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं बेंजामिन। सो ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है विशाल कपूर अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। सो विशाल कपूर बने हैं CEO बने हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के। कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक are the 4 bank where non-executive chairman has been appointed on board. The approval is given by the appointment committee of the कैबिनेट। सो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये 4 बैंकों को जो है अप्रूवल दे दिया गया है कि यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। सो ये अप्रूवल किनके द्वारा दिया गया है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है बायजूस अपॉइंटेड लियोनेल मेसी एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल। सो बायजूस ने अपॉइंट किया लियोनेल मेसी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, जिसके तहत एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। गोपाल विठल अपॉइंटेड एज अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ GSMA ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं वो है गोपाल विठल। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन विमेन अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इमिग्रेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड मिड अटलांटिक रीजन ऑफ द US। सो US का जो मिड अटलांटिक रीजन है मैरीलैंड, ठीक है, उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, ये एक इंडियन अमेरिकन है अरुणा मिलर, वो बनी है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैरीलैंड। ओके, सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन अ सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने डिफीट किया है ऑस्ट्रेलिया को और जीता है सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 का। केरला होस्ट करेगा ट्रैक एशिया कप 2022 का। सूर्य कुमार यादव बिकम फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 रन्स इन द कैलेंडर ईयर। सो 1000 T20 रन्स बनाने वाले पहले इंडियन बने हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है विराट कोहली एंड नीदा दार नेम्ड एज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर के लिए जो बनी है वो विराट कोहली एंड नीदा दार बनी है। नेक्स्ट है इंडियन स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के ऊपर ही न्यूज़ है कि उन्होंने अपने 4000 जो रन्स है T20 इंटरनेशनल के लिए उन्होंने हिस्ट्री बना दी है और वे फर्स्ट बैटर बने हैं जिन्होंने 4000 रन्स कंप्लीट किए इन T20 इंटरनेशनल। मुंबई बीट्स हिमाचल प्रदेश टीम वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एट ईडन गार्डन कोलकाता। सो मुंबई ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीत ली है और एट द ईडन गार्डन कोलकाता में, ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का इन न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो दिल्ली में होने वाला है विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का। ओके, सो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है, ये चैंपियनशिप इंडिया में हो रहा है। एक बार हुआ था 2016 में, सेकंड टाइम हुआ था 2018 में एंड थर्ड टाइम 2023 में विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। सो ADB ने साइन किया है 350 मिलियन लोन टू महाराष्ट्र फॉर द रोड कनेक्टिविटी के लिए। महाराष्ट्र के साथ जो ADB है उसने $350 मिलियन लोन जो है वो अप्रूव किया है। बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च स्पेशल डिपॉजिट स्कीम। तो बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल डिपॉजिट स्कीम जो है वो लॉन्च की है। नेक्स्ट है नीवा बुपा पार्टनर विद IDFC फर्स्ट फॉर द
बैंक का इंश्योरेंस, ये ऑलरेडी क्वेश्चन फॉर्म में मैंने कवर अप करवाया है। नेक्स्ट पॉइंट है IPPB कंडक्टेड फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को क्या कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। वडोदरा इशू फर्स्ट एवर म्युनिसिपल बॉन्ड, द बॉन्ड विल प्रोवाइड फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन वडोदरा। सो पुणे जो था वो पहला सिटी था जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड को 2017 में जो है लाया था। अब वडोदरा जो है फर्स्ट एवर बना है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड लाया है, एंड ये जो बॉन्ड है ये फंड्स प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो वडोदरा के होंगे उनके लिए। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी अवार्ड्स, एडवर्ड कैनेडी कॉन्फर्ड फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर। सो एडवर्ड कैनेडी को जो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर का ऑनर से नवाजा गया है। नोटेड राइटर मधु कांकरिया and Dr. Madhav Hada were awarded 31st and 32nd Bihari Puraskar. Kankaria was awarded the Puraskar for the 2018 novel Hum Yahan The, while the Hada was awarded for his 2015 literary criticism book Panchirang Chola Pahar Sakhiri. So यहाँ पे दो राइटर्स है, मधु कांकरिया एंड माधव हाड़ा, इनको 31st and 32nd बिहारी पुरस्कार दिया गया। कांकरिया को दिया गया फॉर 2018 नॉवल हम यहाँ थे, एंड जो हाड़ा है उन लोगों को, उनको जो दिया 2015 की उनकी जो एक बुक थी पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। ओके, नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर, फ्रेंच ऑथर रेनी नाबा रिलीज अ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। सो रेनी नाबा जो है उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ये एक फ्रेंच ऑथर है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी इंपॉर्टेंट डेज, 1 नवंबर को वीकेंड डे मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया। वर्ल्ड वाटर वीक भी हमने डिस्कस किया, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। देन नवंबर 1 को 7 स्टेट जो है अपना फॉर्मेशन डे मनाती है, वो 7 स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, पंजाब एंड मध्य प्रदेश, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज है लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। सो ये 2 यूटीज एंड 7 स्टेट जो है 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती है। देन 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर एक वीक मनाया जाता है, दैट इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जिसका थीम था करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है, जिसका थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। 7 नवंबर को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 8 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसका थीम था रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ द पेशेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। बढ़ते आगे, नेक्स्ट कैटेगरी ओबिचुरी। ओबिचुरी की बात की जाए तो श्याम सरन नेगी जो है, इनका निधन हुआ हाल ही में, इंडिया के फर्स्ट वोटर थे। एंड नेक्स्ट है डेविड बटलर जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन साइंस थे, जिनका निधन हुआ हाल ही में। सो फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन साइंस जो है वो है सर डेविड बटलर। सो ये थी हमारी ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट वन लाइनर बुलेट न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। सो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि था फ्रॉम 1 नवंबर टू 15 नवंबर, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट बुलेट न्यूज़ को भी डिस्कस किया हम लोगों ने। आई होप आपको ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट रहा होगा आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी आपकी IBPS की एग्जामिनेशन है, तो आपको नवंबर का करंट अफेयर भी पढ़ के जाना होगा, ठीक है। सो अगर आप 3rd वीक का चाहते हो करंट अफेयर, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट मैं आपके लिए 3rd वीक का करंट अफेयर भी लेकर आऊंगी। और आप अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सेशन चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट आपको सेशंस मिलते रहेंगे। एंड अपकमिंग आपको बैंकिंग का सेशन मिलने वाला है और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको आज का सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।